नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 डीआरडीओ सेल एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की खास बात यह है कि हमने सभी प्रश्न एक ही वीडियो में लिया है। हमने सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। कोई भी टॉपिक नहीं है जो इस वीडियो से छूट गया हो। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप मान लो पूरा इलेक्ट्रिशियन को कवर कर सकते हैं। चलिए, हम इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों को मान लो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न आज दिया गया है, यदि डेड डैश की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 20 मिली एम्पियर से लेकर 30 मिली एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यदि 20 मिली एम्पियर से लेकर 30 मिली एम्पियर की धारा मानव शरीर के होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होता है, अर्थात श्वसन में समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शुष्क रसायन इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों, हम इसमें बात करते हैं जैसे कि इसकी डिटेल से, कपास, लकड़ी, कागज आदि से लगने वाली अग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार अथवा बहुउद्देशीय शुष्क रसायन उपयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है, ये सिंबल आपको बताना है ये किसका चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी विकिरण खतरा, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसे कि हम इसमें और कुछ जानकारी लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चेतावनी संकेत जो होते हैं, चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होते हैं तथा इनकी इनकी पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बाहरी थ्रेड इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जाप की बाह्य चूड़ियों को जांच करने के लिए थ्रेड रिंग को जाब पर नट की भांति बढ़ा चढ़ाया जाता है। यदि यह ठीक से चढ़ जाता है तथा थ्रेड ढीली नहीं रहती तो इसका यह माना जाता है कि थ्रेड ठीक है, अन्यथा नहीं। दोस्तों, अच्छे से चढ़ जाएगी तो मान लो ठीक है, अगर नहीं चढ़ पाई तो मान लो उसके लिए वो नहीं है। ऐंठने से पहले स्लिप गेज को सटने वाली सतहों को निम्नलिखित द्वारा साफ कर लेना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सैमुआ या सांबर लेदर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसमें क्या है, इसकी माप क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2.88 इसका राइट आंसर है। जैसे कि माइक्रोमीटर वह यंत्र है जिसका उपयोग सूक्ष्म कण एवं विस्तार मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, परिपथ के सातत्य के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नियॉन टेस्टर इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम नियॉन टेस्टर के बारे में जानते हैं, परिपथ सातत्य यानी कंटिन्यूटी की परीक्षण के लिए नियॉन टेस्टर, ओम मीटर आदि का प्रयोग किया जाता है। मेगर द्वारा उच्च प्रतिरोध यानी मेगा ओम का मापन तथा वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज का मापन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका सिंबल भी बना हुआ है, यानी इसका फिगर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्रमशः आर तथा 2R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अगर आर प्रतिरोध को प्रतिरोधक द्वारा उपयोग की गई शक्ति 20 वाट तो 2R यानी दो रेजिस्टेंस के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति कितनी होगी?
दोस्तों इसको आप हल करेंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 10 वाट। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, सिंपल सा फार्मूला है, P बराबर V² होता है। यहाँ पर इसका पूरा मान रखेंगे, मान रखने के बाद दोस्तों आपका जो सही उत्तर निकल कर आएगा 10 वाट सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि एक पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक जो है 0.005 ओम प्रति सेंटीग्रेड है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस पर इस पदार्थ से बने एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो प्रतिरोध किस तापमान पर 2 ओम होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जो कि 220 डिग्री सेल्सियस, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला दिया होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पर इसका मान पूरा सारा मान दिया गया है। RT बराबर R20 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा कोष्टक में T2 माइनस T1 इसका फार्मूला होता है। दोस्तों ये पूरा मान यहाँ पर रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 220 डिग्री सेल्सियस सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों हमने आपको बता दिया है और आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है और कैलकुलेशन करके बताना है कि आपका इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भार नहीं है। जबकि दोस्तों परावैद्युत, चालक, आवरण ये सारे केबल के भाग होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि इसमें देखते हैं, चालक को परावैद्युत, बेंडिंग, आर्मर, सर्विंग सभी केबल के भाग होते हैं। जबकि दोस्तों और कुछ पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि चालक के रूप में एल्युमिनियम अथवा कॉपर का प्रयोग होता है और परावैद्युतांक या अचालक आवरण के लिए कैम्ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, जैसे कि अगला पॉइंट आपका दिया गया है, धात्विक आवरण के लिए लेड अथवा लेड एलॉय का प्रयोग किया जाता है। और वेल्डिंग के लिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। वेल्डिंग के लिए फाइबर, कागज, जूट आदि का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो आर्मरिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है, जो कि देख सकते हैं। और सर्विंग के लिए फाइबर युक्त पदार्थ, जूट या टाट आदि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आर्मरिंग देख सकते हैं, ये सारे इनके पूरे कार्य मैं अभी आपको बता दिया हूँ। ये बाइंडिंग और धात्विक कवच और कोर, ये अचालक आवरण, ये सारी जानकारी अभी आपको मैं दे चुका हूँ। दोस्तों UPRVNL में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है उसमें निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह हवा या मिट्टी को नमी अवशोषित नहीं करता, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक अत्यधिक उच्च वोल्टा केबल की वोल्टेज रेंज क्या होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 33 किलोवोल्ट से लेकर 66 किलोवोल्ट तक होती है। चलिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, लो टेंशन के लिए देख सकते हैं 1 किलो वोल्ट, और हाई टेंशन के लिए 1 किलोवोल्ट से लेकर 11 किलोवोल्ट तक, सुपर टेंशन जो है 11 किलोवोल्ट से लेकर 33 किलोवोल्ट, और एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए 33 किलोवोल्ट से लेकर 66 किलोवोल्ट तक, और ऑयल फील्ड एंड गैस प्रेशर के लिए 66 किलोवोल्ट से लेकर 132 किलोवोल्ट तक इसकी रेंज होती है। चलिए दोस्तों ये सारे मान आप याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक 200 ओम प्रतिरोधक तथा 1000 माइक्रोफैरड संधारित्र यानी कैपेसिटर को एक स्विच द्वारा 5 वोल्ट की DC सप्लाई के सीरीज के रूप में जोड़ा जाता है, तो स्विच को बंद करने की स्थिति में परिपथ के माध्यम से जाने वाली धारा कितनी होगी। दोस्तों आपको हल करना, आप हल करेंगे तो जो आपका उत्तर निकल कर आएगा 0.025 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, जैसे कि कैसे हल कर दिया गया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल सा है, यहाँ पर हल कर लिया गया। यहाँ पर हम बताते हैं आपको, अगर स्विच बंद करने की स्थिति में परिपथ के माध्यम से केवल प्रतिरोध धारा प्रवाहित होगी, तो दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा मान रख दिया गया, आपका आंसर जो निकल कर आ गया। चलिए V का मान रख दिया गया और R का मान यहाँ पर इसे भाग दे दिया गया, आपका आंसर निकल कर आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जैसे कि 3 समरूपी 2 वोल्ट सेलों के आर पार 1 किलो ओम प्रतिरोधक समांतर में जोड़ा गया है, प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी।
दोस्तों आप इसे हल करेंगे, आपको जो उत्तर निकल कर आएगा 2 मिली एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कैसे हल किया गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि प्रतिरोध दिया गया है, वोल्ट दिया गया है, ये सारे वोल्ट दिए गए हैं और सभी समांतर में जुड़े हुए हैं। अतः 1 किलो ओम प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट होगा। इसीलिए दोस्तों ये सभी समांतर में जुड़े हुए हैं, इनका जो वोल्टेज होगा वो समान होगा। जैसे कि दोस्तों धारा बराबर V²/R यहाँ पर रखा गया, यहाँ पर पूरा हल कर लिया गया, आपका जो 2 मिली एम्पियर राइट आंसर आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ से पढ़ाकर काफ़ी ज़्यादा यूपी आर्मिनल में प्रश्नों की संख्या को मान लो काफ़ी प्रश्न यहाँ से दिखा दिए हैं, जो कि दोस्तों अगर आप भी यूपी आर्मिनल का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप भी यहाँ से चेक कर सकते हैं आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और दोस्तों मान लो यहाँ से मिला सकते हैं कि आपके मान लो आपकी शिफ्ट से यहाँ से कितने प्रश्न फंसे हैं। चलिए जैसे कि ईएलसीबी का जो विशेष उपयोग आपूर्ति काटने में होता है जब डैश डैश हो। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दोषयुक्त स्थिति इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग विशेष उपयोग आपूर्ति काटने में होता है जब दोषयुक्त हो। तो ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि लघु रूप परिपथ वियोजक यानी एमसीबी की वियोजन क्षमता सामान्यतः होती है, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की जो वियोजन क्षमता है आपको बताना है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 किलो एम्पियर के नीचे इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लघु रूप वियोजक एमसीबी की वियोजन क्षमता सामान्यतः 2 किलो एम्पियर की नीचे होती है। एमसीबी परिपथ को ओवरलोड होने की स्थिति में स्वतः ही परिपथ से सप्लाई को ऑफ कर देती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया एमसीबी की 20 श्रेणियाँ डैश डैश उपकरण के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, जैसे कि गीजर इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि एमसीबी की 20 श्रेणियाँ गीजर और घरेलू उपकरणों को सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती हैं। इस श्रेणी के एमसीबी का ऑपरेटिंग टाइम जो है 0.04 से लेकर 13 सेकंड तक होती है। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया ए और सी टाइप एमसीबी का शॉर्ट सर्किट करंट मूल्य लगभग डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 16 टाइम्स रन रेटिंग इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं 16 एम्पियर और 16 ए और सी टाइप एमसीबी का शॉर्ट सर्किट करंट का मान लगभग निर्धारित करंट का 5 से 16 गुना तक होता है तथा ऑपरेटिंग टाइम 0.04 से लेकर 5 सेकंड तक होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि सिंगल फेज सर्किट में इस्तेमाल होने वाले आरसीबी का अर्थ क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जो कि आप सभी को पता होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश से भी आप रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है और आरसीबी में फेज और न्यूट्रल दोनों के कनेक्शन किए जाते हैं। आरसीबी तब ट्रिप होती है जब कहीं पर अर्थ फॉल्ट होती है। यह किसी भी तरह के फॉल्ट को तुरंत भाप लेती है, अतः 30 मिलीसेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाती है। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। अगर समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आरसीबी का प्रयोग आमतौर पर किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थ लीकेज सर्किट यानी अर्थ लीकेज धारा, जो कि सही उत्तर होगा। आरसीबी का प्रयोग आमतौर पर अर्थ लीकेज धारा के सुरक्षा के लिए किया जाता है। आरसीबी का पूरा नाम है रेजिडुअल करंट ब्रेकर, इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि श्रृंखला में जुड़े 10 शुष्क सेल 15 वोल्ट उत्पादित करते हैं। यदि समांतर में जुड़े हों तो इस संयोजन डैश डैश उत्पादन होगा। सही उत्तर दोस्तों, जैसा कि दोस्तों इसका सही उत्तर आ जाएगा 1.5 वोल्ट राइट आंसर होगा। जैसा कि हम इसमें पूरी जानकारी लेते हैं, चूँकि दोस्तों 10 शुष्क सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा उत्पादित जो ईएमएफ होगा 15 वोल्ट होगा और
शुष्क सेल का ईएमएफ बराबर दोस्तों 15 से 10 का भाग देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा 1.5 वोल्ट, जो कि सही उत्तर हो गया। और दोस्तों यहाँ से डिटेल से जान लेते हैं, जैसे कि अब 105 मतलब 1.5 वोल्ट और 10 शुष्क सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज का मान 1.5 वोल्ट और क्योंकि दोस्तों समांतर क्रम में वोल्टेज का मान जो है समान ही रहता है। दोस्तों जो समांतर क्रम में, अभी हमने आपको पिछले प्रश्नों में बताया कि जो समांतर में होता है उसका वोल्टेज समान ही रहता है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, यदि बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पियर की धारा देती है तो बैटरी का निर्धारित रेटिंग क्या होगी। दोस्तों ये इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, बैटरी की रेटिंग बराबर एम्पियर इंटू टाइम, जो कि दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 10 का 6 से गुणा कर देंगे, आपका 60 एम्पियर आवर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न, चलिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक सेल इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, वह सेल जिन्हें पहले विद्युत देकर चार्ज करना पड़ता है तब वह ईएमएफ उत्पन्न करते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। और इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लेड एसिड सेल और एडिशन सेल, जो कि दोस्तों इसमें निकल फेरस सेल यानी निकल लव सेल होता है और निकल कैडमियम सेल, ये सारे होते हैं। चलिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सीसा अम्ल यानी लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता डैश डैश होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 75% इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा दक्षता जो होती है 75% तक होती है। सीसा अम्ल यानी लेड एसिड सेल द्वितीयक सेल होता है, इसे पहले विद्युत देकर चार्ज करना पड़ता है तब यह ईएमएफ उत्पन्न करती है। दोस्तों इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है। और सीसा अम्ल यानी लेड एसिड सेल की दक्षता 2 प्रकार की होती है, जैसे कि एम्पियर आवर और वाट आवर इफिशियंसी, जो कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेल या बैटरी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम इसमें पूरी जानकारी ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया, किसी प्रेरण मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज कम करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और प्रेरण मोटर स्टार्टिंग में अत्यधिक धारा लेती है और जिससे लाइन वोल्टेज में अत्यधिक गिरावट आता है। इस वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर को पहले स्टार में संयोजित प्रचलित करता है, जिससे प्रत्येक वाइंडिंग को VL यानी लोड वोल्टेज अपॉन √3 लाइन वोल्टेज प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार प्रारंभ में मोटर को कम वोल्टेज पर प्रचलित किया जाता है, जिससे कि स्टार्टिंग विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। और जब मोटर पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है तो उसे डेल्टा संयोजन में संयोजित कर दिया हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है पूरी मोटर की जानकारी इसी में मिल गई होगी और आपको समझ में आया भी होगा। चलिए 230 वोल्ट AC 5 एम्पियर की धारा एवं 30 डिग्री के लैग वाली एक प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको प्रतिघाती शक्ति जो होता है Q बराबर VI sin थीटा। दोस्तों यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 575 VAR इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान यहाँ पर दिया गया, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। चलिए जैसे कि आपका उत्तर यहाँ पर निकल कर आ गया। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि किन्हीं 2 फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। स्टार में ऐसे जुड़ा जाता है, डेल्टा में ऐसे, जो कि दोस्तों यहाँ पर इसके कनेक्शन भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो कि लाइन वोल्टेज और इसका देख सकते हैं फेज वोल्टेज, यहाँ पर कैसा इसका संबंध होता है और यहाँ पर किस तरह का संबंध है आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि प्रत्यावर्ती
प्रत्यावर्ती तरंग रूप अल्टरनेटर में वर्ग माध्य मूल मान कितनी होती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग रूप में आयाम पर निर्भर करता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि प्रत्यावर्ती तरंग रूप से वर्ग माध्य मूल मान के रूप में आयाम पर निर्भर होता है। प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के आई स्क्वायर के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मान यानी आरएमएस वैल्यू कहते हैं, इसे आईआरएमएस से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान बराबर होता है, यहाँ पर देख सकते हैं 0.707 आई मैक्स, इसका देख सकते हैं इसका माध्य मूल होता है। और दोस्तों प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है यहाँ पर इसका भी उतना होता है, जो कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि ए जो प्रदर्शित करता है प्लेट का क्षेत्रफल और जो डी प्रदर्शित करता है प्लेट के बीच की दूरी और सी जो वैद्युतांक को प्रदर्शित करता है, तो निम्न में से कौन सा कथन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता संबंध में सही है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और ई के समानुपाती होता है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा फार्मूला दिया गया, यहीं से इसका संबंध निकाला गया है। जैसे कि के और एप्सिलॉन ए और डी के मध्य आपको यहाँ से इस मान निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जहाँ के परावैद्युतांक तथा ए प्लेटों का क्षेत्रफल और डी प्लेटों के बीच की दूरी, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, यहाँ पर इसका फार्मूला भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, जब भूसंपर्कन दोष उत्पन्न होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंडिंग के कारण पृथ्वी की सतह की वोल्टेज क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं एक विद्युत एसएम में लाइन और भूसंपर्कन के बीच लगाए जाने वाले तड़ित रोधक का क्या कार्य होता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि टर्मिनल उपकरण को ट्रेवलिंग सर्ज के विरुद्ध सुरक्षा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी वही जानकारी है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आईएसआई कोड के अनुसार भूसंपर्कन संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का अनुशासित रंग क्या होगा? दोस्तों यहाँ अर्थ के लिए पूछ रहा है, अर्थ के लिए दोस्तों हरा होता है और न्यूट्रल के लिए काला होता है और फेज के लिए दोस्तों लाल पीला नीला होता है, जो कि मैंने आपको सभी को बता दिया। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरा, अर्थ के लिए। अगला प्रश्न, जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डायोड एक निष्क्रिय घटक नहीं है, जबकि दोस्तों इंडक्टर और रजिस्टर, कैपेसिटर ये निष्क्रिय घटक हैं। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सक्रिय घटक में डायोड आता है, रेक्टिफायर आता है, ट्रांजिस्टर आता है, और निष्क्रिय घटक में इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर जो कि आते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं, फास्फोरस 5 संयोजी अशुद्धि है। किसी शुद्ध अर्धचालक में फास्फोरस से मिलाने से एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। 5 संयोजी तत्व के अंतर्गत एंटीमनी, आर्सेनिक आदि आते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसे कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का बैरियर विभव है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0.7 वोल्ट, इसका सही उत्तर होगा। जबकि दोस्तों जर्मीनियम का जो होता है 0.3 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का पोटेंशियल बैरियर जो है 0.7 वोल्ट होता है। इसका प्रयोग उच्च तापमान जैसे 1600 डिग्री सेल्सियस तक के उपकरणों में करते हैं, तथा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का बैरियर पोटेंशियल जो है 0.2 से 0.3 वोल्ट तक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि 2 इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को डैश कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डायोड कहते हैं। चलिए, जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसका सिंबल देख सकते हैं दोस्तों, इसके सिंबल भी आपसे पूछे जाते हैं। 2 डायोड वाले वाल्व को डायोड कहते हैं। डायोड एक दिशीय युक्ति है, इसका उपयोग स्विच के रूप में तथा रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर निर्भर करती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तापमान के प्रभाव पर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं डायोड के कार्य करने की क्षमता तापमान के प्रभाव पर निर्भर करती है। डायोड एक अर्धचालक पदार्थ यानी अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम से बने होते हैं जो कि ताप परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं और इनका प्रयोग जो है एक निश्चित तापमान तक ही किया जा सकता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं 10 वोल्ट एक अग्र विभव एक सिलिकॉन डायोड के साथ जोड़ा गया है तथा 1 किलो ओम का प्रतिरोध डायोड के साथ सीरीज में जोड़ा गया है तो डायोड में प्रवाहित धारा डैश डैश होगी। दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 9.3 मिली एम्पियर सही उत्तर होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पूरा इसका मान दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये फार्मूले पर आपको रखना है जैसे कि वो केवीएल का नियम लगाने पर दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 9.3 मिली एम्पियर सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आप हल करेंगे, अगर आपको आता है तो आप ज़रूर हल करें, अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, हम आपको हल करके बता देंगे। चलिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न है वोल्टता नियंत्रक के लिए उपयुक्त युक्ति है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जेनर डायोड इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं वोल्टेज रेगुलेटर वह परिपथ होता है जिसकी आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट तय या लोड धारा के परिवर्तन होने से भी नियत रहता है और जीनर डायोड द्वारा लोड को नियत वोल्टेज प्राप्त होता है जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है जैसा कि दोस्तों इसे देख लीजिए आप। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर में होते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 पीएन संगम होते हैं। चलिए जैसे कि हम इसमें बात करते हैं पूरे ट्रांजिस्टर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि एक ट्रांजिस्टर में 2 पीएन संगम होते हैं जबकि ट्रांजिस्टर 2 पीएन संधि वाली 3 टर्मिनल युक्ति होती है और यह भी डायोड की भांति ही शुद्ध यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम पर एक त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धियों के डोपन से निर्मित होते हैं। ट्रांजिस्टर 2 पीएन संधियों वाली 3 टर्मिनल युक्ति होती है। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ सभी ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है जो कि दोस्तों एक ही व्याख्या में 6-6 7-7 प्रश्न आपको दिख सकते हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर दिए भी गई हैं। 2 पीएन संधि युक्त होने के कारण इसे द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है ट्रांजिस्टर एक डैश डैश प्रचलित युक्ति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी धारा इसका राइट आंसर है। ट्रांजिस्टर एक धारा प्रचलित युक्ति है जो कि ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक खंड होते हैं जैसे कि आधार उत्सर्जक तथा संग्राहक, ये इसके होते हैं खंड। अगला प्रश्न ट्रांजिस्टर बायसिंग की वरीयता प्राप्त विधि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वोल्टता विभाजक बायसिंग इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए उनके संयोजकों का नियत मान डीसी वोल्टता प्रदान करना ट्रांजिस्टर बायसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है ट्रांजिस्टर के एक प्रकार के संवेष्टन में कलेक्टर संयोजी सिरे को ग्राउंड किया जाता है, वह संवेष्टन है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शक्ति ट्रांजिस्टर संवेष्टन इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों वह संवेष्टन शक्ति ट्रांजिस्टर संवेष्टन इस विधि में ट्रांजिस्टर अवयवी को पीतल अथवा लोहे से निर्मित खोल में बैठाया जाता है। इन ट्रांजिस्टरों का आधार कठोर पीवीसी से निर्मित होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है वह डैश डैश कहलाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यूनिपोलर ट्रांजिस्टर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक यानी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में उपमार्ग विहीन उत्सर्जक प्रतिरोध प्रदान करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक वोल्टेज पुनः निवेश इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं वही जानकारी दी गई है, इसका फार्मूला भी आप समझ सकते हैं। अगला
अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि एक आदर्श ओपी एएमपी का उपयोग एक इन्वर्टिंग प्रवर्धक बनाने के लिए किया जाता है। ओपी एएमपी के दो निवेशी सिरे समान विभव पर क्योंकि। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी CMRR अनंत है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम इसमें बात करते हैं जैसे कि एक आदर्श एएमपी का उपयोग एक इन्वर्टिंग प्रवर्धक बनाने के लिए किया जाता है। ओपी एएमपी के दो निवेशी सिरे समान विभव पर हैं क्योंकि दोस्तों CMRR अनंत होता है जो कि पैरामीटर समानता 90 डेसिबल होता है, परंतु निम्न 70 डेसिबल तक भी किया जा सकता है। चूँकि 90 डेसिबल पे जो होती है 31,622.78 अतः इतना होता है जो कि डिफरेंस इनपुट की तुलना में जो कि 30,000 गुना से अधिक तक एम्पलीफाई करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रोककर आसानी से आप पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, एक RC युग्मित समानता उत्सर्जक प्रवर्धक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, युग्मन धारिता IF अनुक्रिया को प्रभावित करती है, वह उपमार्ग धारिता HF अनुक्रिया को प्रभावित करती है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों इसको दोस्तों आप खुद से पढ़ना। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जैसा कि दोस्तों वो काफ़ी हार्ड टॉपिक माना जाता है जो कि सभी के लिए हार्ड होता है। आप चाहें तो इसको रोक कर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है FET का पूर्ण रूप क्या है। सही उत्तर दोस्तों सभी को पता होगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें हम पूरी जानकारी लेते हैं FET के बारे में, जैसे कि यह एक द्विध्रुवीय युक्ति है, अतः धारा का प्रवाह केवल मेजॉरिटी वाहकों यानी इलेक्ट्रॉन अथवा होल्स के कारण होता है। यह वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है दोस्तों। इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च होता है, जैसे कि 10⁻6 ओम से लेकर 10⁻10 ओम तक होता है, और इसकी सुग्राहिता तथा वोल्टेज लाभ कम होता है। इसमें ऊष्मीय स्थिरता यानी थर्मल स्टेबिलिटी जो है अधिक तथा शोर कम होता है। अगला प्रश्न आपका जैसे कि दिया गया है, FET का संचालन किस सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र लागू होने पर अर्धचालक के समीप धारा परिवर्तन इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शक्ति मॉसफेट एक डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस है जो कि आपका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम अब बात करते हैं JFET तथा मॉसफेट वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है। इसका पूर्ण रूप जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जो कि दोस्तों मॉसफेट का नाम यहाँ पर लिखा गया है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स गेट ड्रेन, जो कि देख सकते हैं। यह एक ध्रुवीय युक्ति होती है और इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च जो है 10⁻10 ओम से लेकर 10⁻15 तथा सुग्राहिता निम्न होती है। अगला पॉइंट है जैसे कि देख सकते हैं, इसका वोल्टेज लाभ तथा शोर दोनों ही कम होती है, उसमें स्थिरता अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, एक मॉडर्न शक्ति अर्धचालक उपकरण जो BJT और मॉसफेट के गुणों को संयोजन है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, IGBT इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों IGBT जो है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर मॉडर्न शक्ति अर्धचालक उपकरण है जो कि BJT और मॉसफेट के गुणों का संयोजन है। अगला प्रश्न आपको दोस्तों दिया गया है जो कि देख सकते हैं, नेमा का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए आपको हम बता देते हैं। जैसे कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन देख सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इसका पूर्ण रूप होता है। चलिए और दोस्तों इसका नेमा का जो विद्युत यंत्र बनाने वाली 350 कंपनियों का समूह है जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कुंडली में इस्तेमाल होने वाली परिरक्षी यानी कंड्यूट का एक प्रकार नहीं है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेड परिरक्षी इसका सही उत्तर होगा। चलिए
जैसा कि हम इसमें देखते हैं, कुंडली में इस्तेमाल होने वाली परिरक्षी का प्रकार खुला सीवन परिरक्षी, बंद लोड परिरक्षी एवं ठोस कर्षित आजीवन परिरक्षी, ये तीनों जब लेड परिरक्षी इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तार प्रमापी का उपयोग डैश डैश के निर्धारण के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तार के आकार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जैसा कि जब तार की पदार्थ संरचना, तार की सामर्थ्य और तार की चालकता को नहीं मापा जा सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, आवासीय भवनों में सामान्यतः कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की केसिंग वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हानियां निम्न इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों दक्षता बराबर होता है यानी इफिशिएंसी बराबर आउटपुट अपान इनपुट, यहाँ पर इसका फार्मूला भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि डीसी मशीन में क्या होता है। दोस्तों डीसी मशीन में आपको बताना है क्या होता है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि हम इसमें देखते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर जाने से पहले दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि डीसी मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते यानी एसी होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक डीसी होती है। डीसी मशीन के आर्मेचर चालकों में उत्पन्न एसी को कम्यूटेटर तथा ब्रशों की सहायता से डीसी परिवर्तन किया जाता है, जिससे कि टर्मिनल पर हमें एक दिशी धारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह का कार्य करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। जैसा कि दोस्तों डीसी मशीन में कम्यूटेटर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्टेटर की संरचना डैश डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वलयाकार होती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेंज के नियम पर आधारित है। चलिए दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, जो कि दोस्तों हमने लेंज के बारे में आपको कई बार बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंतःध्रुवी यानी इंटरपोल वाइंडिंग निम्नलिखित में से किसके साथ सीरीज में संयोजित होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अंतःध्रुव या छोटे अतिरिक्त ध्रुव होते हैं यानी पोल होते हैं, तथा इन्हें मशीन के ढांचे में मुख्य ध्रुव के बीच लगाया जाता है और इन्हें अपेक्षाकृत मोटे ताम्र विद्युत रोधित तारों द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब ईएमएफ होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुगना हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर डीसी मशीन की स्पीड दोगुनी कर दी जाए तो मशीन में विद्युत वाहक बल दुगना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से पूरा संबंध निकाला गया है, चलिए आप देख लीजिए और आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। और दोस्तों काफ़ी आसान है दोस्तों, हमारे पास टाइम नहीं आपको बता देते, यहाँ से सिंपल आपको देखना है और समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दोस्तों बैक ईएमएफ विरोध करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरोपित ईएमएफ के विरोध करता है। जैसा कि दोस्तों डीसी मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है तो चालक विद्युत बल रेखाओं को काटते हैं तो फैराडे के नियमानुसार उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, यह बैक ईएमएफ कहलाता है। जैसे कि लेंज के नियमानुसार उत्पन्न ईएमएफ की दिशा आरोपित यानी अप्लाइड वोल्टेज के विपरीत होती है। मोटर को दी गई वोल्टेज को आर्मेचर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप व बैक ईएमएफ को पूरा करना पड़ता है। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया, जैसे कि देख सकते हैं, डीसी मोटर में चालकों के घूमने की दिशा निर्धारित की जाती है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर डीसी मोटर जो होती है
डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है, जबकि दोस्तों और जो है जनरेटर में है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जैसे कि दोस्तों हम अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि डीसी मोटर के चालकों के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी जो है अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्य अंगुली धारा या ईएमएफ की दिशा में हो तो अंगूठा चालक की घूमने की दिशा को बताएगा। अगला है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपका, इसमें इसमें इनमें से क्या एक डीसी मोटर के आउटपुट हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बला, घूर्ण एवं गति इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि हम इसमें देखते हैं डीसी मोटर के आउटपुट बला, घूर्ण एवं गति यानी n प्रोपोर्शनल 1/5 की गति फ्लक्स के विलोमानुपाती होते हैं। ईबी यानी आर्मेचर की गति पर निर्भर करती है, अतः जब n की आर्मेचर यानी n की मात्रा अधिक होगी तो ईबी भी अधिक होगा। इस कारण यानी धारा यानी IA कम हो जाती है तथा यदि मोटर की गति घटती है तो आर्मेचर की धारा बढ़ जाती है, साथ ही टार्क भी बढ़ जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग रेलवे इंजनों इसके उच्च स्टालिंग बला, घूर्ण के कारण किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सीरीज मोटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे कि डीसी मोटर का प्रयोग रेलवे लोकोमोटिव उच्च प्रारंभिक बला, घूर्ण के कारण करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पूरी मोटरें दी गई हैं और इसके पूरे कार्य दिए गए हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों पेन और कॉपी हो तो इसे नोट कर लीजिए, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों सीरीज में जो है, सीरीज मोटर जो है क्रेन, इसका उपयोग क्रेन, हाइस्ट, ट्रॉली कार, कन्वेयर, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आदि में किया जाता है। और हम बात करते हैं शंट का। शंट का जो उपयोग है लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप और पंखा, ब्लोअर, प्रिंटिंग प्रेस, स्पिनिंग एवं वेविंग मशीन में किया जाता है। और हम बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में जो है, कंपाउंड का जो उपयोग है शेयर, पंच, एलिवेटर, कन्वेयर, रोलिंग मिल में करते हैं। और यूनिवर्सल का उपयोग उपकरणों में दोस्तों मिक्सर, जूसर जो कि सिलाई मशीन आदि में किया जाता है, जो कि आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 पॉइंट स्टार्टर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं जो है डीसी शंट मोटर 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते ही 3 पॉइंट स्टार्टर जो है उच्च गति से सुरक्षा देती है, जबकि 4 पॉइंट स्टार्टर 4 बिंदु स्टार्टर जो होता है उच्च गति से सुरक्षा नहीं देता है। ये इसका मतलब था। चलिए अगला प्रश्न है आपका। जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या है? राइट आंसर दोस्तों जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, 2 ट्रांसफार्मर की तुल्यकालिकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति, वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि ट्रांसफार्मर के नो वोल्ट करंट का मान डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 से 5% इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान 2 से 5 तक होता है। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट जो है I0 से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, I ओमेगा वर्किंग करंट और I म्यू मेजरिंग करंट, जो कि देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, जब लोहे का क्षय और तांबे के क्षय के बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की डैश डैश दक्षता होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम होगी। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर में लव क्षय तथा तांबे की क्षय के बराबर होता है, जो कि तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम या पूर्ण दक्षता प्राप्त होती है, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, जैसे कि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार की रिले का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा के लिए बुकोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं।
जैसा कि दोस्तों ग्लूकोज रिले का प्रयोग तेल टैंक के तथा साथ ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज रिले गैस दाब से प्रचलित होता है। इस रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष की स्थिति के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में कौन सा प्राचल एक समान रहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पावर इसका राइट आंसर है। जैसा कि देख सकते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में शक्ति समान होती रहती है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर शक्ति को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है और बस वोल्टेज एवं धारा को परिवर्तित कर सकता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, विद्युत चुंबक ट्रांसफार्मर कोर और आर्मेचर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नर्म लोहा इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, कोर को पतली, जैसे कि विद्युत चुंबक ट्रांसफार्मर कोर और आर्मेचर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु जो है नर्म लोहा होती है और कोर को पतली बनाया जाता है यानी लेमिनेटेड बनाया जाता है तथा इस पर वार्निश की लेप की जाती है। क्रोड पतलित करने से भार धारा हानि कम करता है। चलिए अगला प्रश्न है, द्विकुंडलन परिणामित्र की तुलना में स्वपरिणामित्र की है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कम क्रोड हानि इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका जैसा कि दिया गया है, विभव परिणामित्र के मामले में रूपांतरण अनुपात है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक भार के शक्ति गुणक का ध्यान किए बिना नियत रहता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, विभव परिणामित्र के मामले में रूपांतरण अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मेटिंग रेशियो द्वितीयक भार के शक्ति गुणक का ध्यान किए बिना नियत रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका फार्मूला भी। जैसा कि अगले प्रश्न पर अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे कि विभव ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। चलिए और दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफार्मर होता है इसको परिपथ के समांतर में लगाते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी फ्रीक्वेंसी मीटर में एक प्रतिरोध के माध्यम से एसी मेन से जुड़ा लेमिनेटेड कोर विद्युत चुंबक होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे कि वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर में एक प्रतिरोधक के माध्यम से एसी मेन जुड़ा लेमिनेटेड कोर विद्युत चुंबक होता है, यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न चलिए यहाँ पर दोस्तों आप इसको पढ़ लेना, जो कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। देख सकते हैं, वायु घर्षण द्वारा अवमंदन बलाघूर्ण टार्क किसके बराबर विकसित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चालित सिस्टम यानी गतिमान लंब पर लगे चालित वेन द्वारा इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसकी सारी जानकारी लेते हैं। जैसे कि वायु घर्षण डैम्पिंग में एक चैम्बर में एक पिस्टन लगा होता है। जब पॉइंटर आगे बढ़ता है तो उसके साथ जुड़ा पिस्टन भी चलता है। इस कारण पिस्टन के एक ओर दबाव घटता है तथा बाहरी ओर हवा अधिक दबाव के कारण खाली स्थान को भरने का प्रयत्न करती है। इस कारण से पिस्टन व मूविंग भाग में रुकावट उत्पन्न होती है। यह रुकावट पिस्टन की गति पर निर्भर करती है। पॉइंटर आगे पीछे की तेज रुकावट डालता है और जिससे पॉइंटर की डैम्पिंग होती है, उसे सुई कंपन रुक जाता है। चलिए जैसा कि दोस्तों आपको ये पूरी जानकारी आपको पता चली होगी और इसे आप ध्यान रखिए, ये प्रश्न बनते भी हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है दोस्तों, जो कि ओम मीटर जो सीधे एक सर्किट के प्रतिरोध को ओम में माप सकता है, निम्नलिखित में से किससे निहित होगा? दोस्तों ये सवाल आपको हम दे रहे हैं, जो कि दोस्तों इसको कमेंट करना है कि इसमें कौन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगर आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको ये सवाल का आंसर क्या है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये होमवर्क है, आप इसको जरूर करना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों दिया गया है, एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है तो धारा की आवृत्ति होगी।
सही उत्तर दोस्तों इसको हल करेंगे जो कि 1.8 हर्ट्ज आ जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर स्लिप दिया गया है और आवृत्ति दी गई है। देख सकते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप और आवृत्ति। यहाँ पर दोस्तों इसका गुणा कर देंगे तो 1.8 हर्ट्ज इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि प्रेरण मोटर के लिए निर्भर स्लिप है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी <1%, जो कि देख सकते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा में मोटर स्लिप जो है NS/N गुणे 100 इसका पूरा स्लिप का फार्मूला होता है। इस मान का निर्भर NR दोस्तों यहाँ पर होगा निर्भर पर 1% के आसपास होता है तथा पूर्ण भार पर इसका मान 5% तक होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख भी सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, स्टेटर को लेमिनेशन क्यों आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाह पारक्रमिक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर भार धारा हानि का फार्मूला भी देख सकते हैं। फ्लक्स घनत्व बराबर कितना होता है, ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभिवाह अपान क्षेत्रफल यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। और ये जैसे कि दोस्तों ये फ्लक्स और ये क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग डैश प्रेरण मोटर में किया जाता है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कम रेटिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि यदि मोटर वाइंडिंग मोटर में लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में आती है तो डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अर्थ दोष होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ओपन कॉइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, AC मशीन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, जैसे कि बेयरिंग खराब होने की वजह से मोटर डैश गति से चलने लगती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धीमी स्पीड से चलने लगती है और इसमें जो है खटखटाहट की आवाज़ भी उत्पन्न करने लगती है। अगला प्रश्न, त्रिकला का 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 5% स्लिप रोटर EMF की आवृत्ति होगी। दोस्तों जो रोटर आवृत्ति इसका फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी गुणे स्लिप। इसमें यहाँ पर मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 हर्ट्ज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक कला यानी सिंगल फेज मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदल कर नहीं किया जा सकता डैश कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि दोस्तों इसमें हम पूरी जानकारी लेते हैं। एक यानी सिंगल फेज मोटर घूर्णन की दिशा का परिवर्तन संयोजन बदल कर नहीं किया जा सकता प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर कहलाती है। जैसे कि मोटर को सीरीज क्रम में बाह्य रियोस्टेट लगाकर अथवा फील्ड वाइंडिंग में 3 से 4 टेपिंग्स निकालकर इसकी घूर्णन गति को घटाया जा सकता है, परंतु घूर्णन गति बढ़ाई नहीं जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि छत के पंखों का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर लगाए गए, इनमें से 2 पंखों में डगमगाहट पाई गई। इस डगमगाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पंखे का घूर्णक बदल गया है। जैसे कि अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि देख सकते हैं, स्वसंतुलित उपकरणों में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, AC सर्वो मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसे कि दिया गया है, 2 वाष्पचालित प्रत्यावर्तक समांतर में काम कर रहे हैं और भार का वहन यानी लोड शेयरिंग किसके समायोजन करने से परिवर्तित हो सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मूल गति उत्पादक में वाष्प की मात्रा इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, भार का वहन मूल गति उत्पादक में वाष्प की मात्रा का समायोजन करने से परिवर्तित हो सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, लघु पिच कुंडलन यानी शॉर्ट पिच वाइंडिंग प्रत्यावर्तकों में
क्या हानि होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फुल यानी कुल वोल्टता कम होगी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी? सही उत्तर दोस्तों, ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपको 50 हर्ट्ज सही उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दो प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, समान टर्मिनल वोल्टता इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसकी मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्लिप रिंग इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्लिप रिंग की सहायता से बाह्य परिपथ को दिया जाता है। इसमें स्लिप रिंग की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न आपका जैसे कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर के समान होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अतुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर, ये सही उत्तर होगा। अगला है, जैसा कि दोस्तों अतुल्यकालिक मोटर प्रेरण मोटर के समान होती है, अतुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस चाल पर नहीं चल सकती, क्योंकि तुल्यकालिक चाल पर प्रेरण मोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक यानी बलाघूर्ण का मान शून्य हो जाता है, इसलिए इसे अतुल्यकालिक मोटर कहते हैं। अगला है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर, ये बदलती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जैसा कि दोस्तों डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया, तुल्यकालिक मोटर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अस्वचालित मोटर होती है। जैसा कि दोस्तों तुल्यकालिक मोटर अस्वचालित होती है यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, जो कि अतः इसे चालू करने के लिए यांत्रिक शक्ति अर्थात प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। इसे तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए निम्न विधियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे कि पोनी मोटर, डीसी मोटर और सेल्फ स्टार्टिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है? सही उत्तर रेजिस्टेंस हीटिंग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं, ये पूरी जानकारी काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक मोटर कन्वर्टर सेट में डेड डैश का संयुक्त रूप होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मोटर और जनरेटर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पूरी हम जानकारी देते हैं, जैसे कि मोटर कन्वर्टर मोटर तथा जनरेटर का संयुक्त रूप होता है। इस कन्वर्टर में एक एसी मोटर डीसी जनरेटर से यांत्रिक रूप से संयोजित रहती है। यह एक सिंगल फेज 3 फेज मोटर तथा एक शंट व कंपाउंड जनरेटर का संयुक्त रूप होता है। जनरेटर को चलाने के लिए उसकी शाफ्ट को यांत्रिक रूप से मोटर की शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार एसी से मोटर को चलाकर यांत्रिक शक्ति उत्पन्न की जाती है। इस यांत्रिक शक्ति को जनरेटर को चलाकर डीसी उत्पन्न की जाती है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों ये देख सकते हैं, ये कैसे कपल किए गए हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मोटर जनरेटर सेट मोटर कन्वर्टर का प्रयोग अधिकांशतः इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं बैटरी आवेशन के लिए किया जाता है। दोस्तों आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, जो कि डीआरडीओ का आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो तैयारी करेगा वही इसमें सिलेक्शन पाएगा, क्योंकि दोस्तों सीटों की संख्या काफ़ी कम है और पूरे ऑल इंडिया से इसमें फॉर्म आए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। आप यहाँ अगर तैयारी करते हैं तो अच्छे से करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, नियॉन साइन नली के 12 mm व्यास में से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 20 मिली एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 10 वोल्ट 100 मिली एम्पियर अंकन के 25 बल्ब सीरीज क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के आर पार संयोजित किए गए हैं, तो प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0.1 एम्पियर इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, यदि 100 वाट और 250 वोल्ट अंकन के दो बल्बों को 250 वोल्ट स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दोनों मंद प्रकाश पैदा करेंगे।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि एक 250 वोल्टेज के बल्ब का गर्म प्रतिरोधक 225 ओम है, तो उसका धारा अंकन कितने एम्पियर तथा वोल्टेज अंकन कितने वाट होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर और 100 वाट इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हल किया गया V बराबर आई आर पर फार्मूला, पहले आई का मान निकाल लिया गया, फिर P बराबर आई स्क्वायर आर ये फार्मूला पर रख दिया गया, आपका सही उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, एक प्रदीप्त दीप जलता बुझता है, दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दीप के तुरंत फूंक जाएंगे इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। अगला प्रश्न, साधारण तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा जनित ऊष्मा इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दिया गया है, आपको एक ऐसे विद्युत मापक की जांच यानी विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता है। आपको पता लगाना है कि पूर्ति सर्किट और अनुरूप स्विच में कोई खराबी तो नहीं है, और इस दोष को दूर करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तापक को पूरा खोलकर सभी पुर्जों की जांच करना, ये इसका सही उत्तर होगा। ऑफिशियल बात है दोस्तों, तब उसे खोलोगे तभी तो पता चलेगा। अगला प्रश्न है, आपको एक पंखा लैंप परिवर्तित करना है, ऐसे मामलों में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना। सबसे पहले आपको मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्युत जल तापक और संयोजक केबल के बीच 1S के अनुसार विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए। IS के अनुसार कितना होना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0.01 किलो ओम होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, पावर स्टेशनों का कार्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का उत्पादन करना इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों ट्रांसफार्मर की सहायता से 220 किलो वोल्ट और 400 किलो वोल्ट और 800 किलो वोल्ट में बदल दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नतम परिचालन व्यय डैश में पाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जलीय ऊर्जा संयंत्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, कैलोरी किसका मात्रक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा का मात्रक होता है, जो कि देख सकते हैं बल न्यूटन का मात्रक होता है, शक्ति पावर की मात्रक होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50 हर्ट्ज इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। जैसे कि दोस्तों कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि गैर परंपरागत में कोयला, जो गैर परंपरागत होते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसमें जो होते हैं पेट्रोल, जो ऐसे स्रोत जो पृथ्वी से पहले ही विद्यमान होते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि पारस्परिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रिंगमैन पद्धति इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर रिंगमैन पद्धति, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। जैसा कि दोस्तों रिंगमैन पद्धति में शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय होती है, क्योंकि दोस्तों इस प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्र दो ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है। आजकल महानगरों में यही वितरण प्रणाली अपनाई जाती है। चलिए जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, उपकेंद्र के लिए यहाँ पर पूरी जानकारी 11 kV दी गई है, जो कि 400 वोल्ट तक इतना ही दिया जाता है। अगला प्रश्न, आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3 फेज 4 वायर इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एकल फेज यानी सिंगल फेज डीसी ड्राइव के असतत आर्मेचर धारा का परिमाण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खराब प्रति नियमन इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला भी देख सकते हैं स्पीड रेगुलेशन का। चलिए अगला प्रश्न है, एक अर्ध परिवर्तक डैश चतुर्थांश परिवर्तक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 इसका सही उत्तर है।
चलिए, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, एक सेमी कन्वर्टर एक चतुर्थांश कन्वर्टर क्वाड्रेंट कन्वर्टर होता है। इसमें आउटपुट वोल्टेज और करंट की केवल एक ध्रुवता यानी वन पोलरिटी होती है। यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, जैसा कि देख सकते हैं, एक मोटर जनरेटर सेट में जनरेटर की विद्युत उत्पादन आपूर्ति से ली गई छोटी शक्ति मोटर द्वारा ली जाती है तथा मोटर हानि की आपूर्ति डेड डैश के यांत्रिक शक्ति के रूप में दी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, धन यानी प्लस के बाद इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग रीजनरेटिव या हॉपकिंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं, डीसी चालन यानी डीसी ड्राइव की गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अधिक दक्षता और उच्चतम वोल्टता नियमन प्रदान करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न हमने कंप्लीट किया, जो कि दोस्तों हमने पूरे टॉपिक से प्रश्न को कवर किया है, जो कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूटा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।